हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की जा रही है। दोस्तों, अपन क्रम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहला आज अपना चैप्टर है वो है भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित आज अपन इसमें टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और इनमें से काफी प्रश्न है वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए भी प्रश्न है। पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा ये प्रश्न देखने से। और रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। आप प्लेलिस्ट चेक जरूर कीजिएगा, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से वहां फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाकर सारी की सारी क्लास हैं वो देख सकते हैं। दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। ये एक्ट से संबंधित है, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, 1813 का चार्टर एक्ट है, 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, ये सारे के सारे जो एक्ट हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न, 1773 ईस्वी में पारित किए गए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? बताइए। 1773 ईस्वी में पारित किए गए एक्ट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर इसमें एक नंबर का वो जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसका मुख्य उद्देश्य था ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना। और इसी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में दोस्तों कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों उसमें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर एलिजा इम्पे को, यह भी आपको इसमें याद रखना है। दोस्तों, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो कार्यकाल है वो पहले 1 वर्ष का हुआ करता था, उसके स्थान पर 4 वर्ष का हो गया था इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, ये आपको कुछ चीजें हैं वो याद रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें सेकंड नंबर का प्रश्न है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? देखिए 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? अभी बताया था मैंने आपको कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक इसका कार्य क्षेत्र था। सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 3 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहां पे प्रथम गवर्नर जनरल का नाम पूछा है। 1773 ईस्वी में जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें वारेन हेस्टिंग्स। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें 4 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? बताइए। दोस्तों, सबसे अल्पकालिक सिद्ध है वो कौन सा हुआ वो अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिस्ट यहां पे पिस्ट इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? बताइए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसमें भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या है वो 3 कर दी गई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 6 नंबर का प्रश्न है। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था किस एक्ट में की गई? बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा। दोस्तों देखिए 1793 का जो चार्टर एक्ट है, इसमें क्या किया गया था कि देखिए कंपनी का भारत में व्यापार करने का जो अधिकार है वो 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर अपना सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया? बताइए, किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को यानी कि एकाधिकार को छीन लिया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1813 का चार्टर एक्ट। दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस अधिनियम के तहत कंपनी को ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत क्षेत्र ट्रस्ट के रूप में तब तक रखने की आज्ञा दी गई जब तक कि ब्रिटिश संसद ऐसा चाहे। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? बताइए, किस एक्ट के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार का अधिकार मिला? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 9 नंबर का प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? अभी प्रश्न बताया था, थोड़ा सा घुमा के प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों देखिए, दोबारा देखिए इस प्रश्न को कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? देखिए यूपीआरओ एआरओ 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? आईएएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इससे आपके छोटे मोटे जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर के जो सारे प्रश्न आते हैं इस टॉपिक में से, वो सारे के सारे टॉपिक दोस्तों क्लियर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो रोजाना मेरे साथ में चलना है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। देखिए यहां पर निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ये तीनों ही सही है। इनकी वजह से ही दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव है वो पड़ी थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 1, 2, 3। तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएएस प्री 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। देखिए दोस्तों इसमें 1813 के एक्ट के बारे में प्रश्न है। देखिए इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यह भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। 1813 का एक्ट है। इसमें देखिए भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। यह गलत हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में यह नहीं आया था। तो यहां पर पहला और दूसरा कथन ही है वो इसमें सत्य है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? बताइए 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये।
नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो दोस्तों कौन से एक्ट में? तो दोस्तों ये एक्ट में बनाए थे 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें दोस्तों ये प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, 16 नंबर का प्रश्न है, भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो भारत का जो शासन है वो कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इसी अधिनियम के तहत दोस्तों भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, इसमें 17 नंबर का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कौन से अधिनियम को माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसको दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? असिस्टेंट कमांडेंट 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए थे। भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था जिसकी सहायता के लिए 15 भारतीय सदस्य का गठन भी किया गया था। ठीक है, यानी कि एक परिषद का भी गठन किया गया था। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, इसमें 19 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सीडीएस 2018 में ये प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है दोस्तों। यहां पर देखिए दोस्तों ध्यान से, इसमें देखिए यहां पे बात हो रही है 1858 का अधिनियम की। इसमें देखिए ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। बिल्कुल सही है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। यह भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें क्या है, तीनों ही क्या है, सही है। ये 1858 के अधिनियम के अंतर्गत ये सारे बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार कब शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1861 ईस्वी के एक्ट में इनको शामिल किया गया था। ठीक है, यानी कि दोस्तों यह पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, इसमें
गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों कौन से अधिनियम से प्राप्त हुआ? तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी के एक्ट से दोस्तों गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई थी इसमें। ठीक है, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सीडीएस 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए दोस्तों इसमें कौन सा सही है देखते हैं। देखिए, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक पुट डाल दिया। ठीक है, दूसरा देखिए, सदस्यों का नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अनन्य रूप से उन विधायी प्रस्तावों के विचार तक सीमित कर दिया था जो गवर्नर जनरल द्वारा इसके समक्ष रखे जाते थे। ठीक है, और देखिए दोस्तों अपना इसमें ये दोनों सही है। तीसरा देखिए, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी, यह गलत है दोस्तों। गवर्नर जनरल के पास में प्रभावी विधायी शक्ति थी। मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति थी। ये 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसके अंतर्गत ये कहा गया था। यहाँ पर अपना 3 नंबर का ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बाकी इसमें पहला और दूसरा इसमें क्या है सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत है वो किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1892 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत भारत में चुनावी पद्धति की शुरुआत हुई थी। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। दोस्तों इस अधिनियम यानी कि 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसके द्वारा जहां एक और संसदीय प्रणाली का रास्ता खुला, भारतीयों को काउंसिलों में अधिक स्थान मिला, वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति व गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि ने असंतोष उत्पन्न कर दिया था। यह भी आपको इसमें याद रखना है। और दोस्तों इसमें देखिए 1892 का जो अधिनियम है इसके अंतर्गत दोस्तों वार्षिक जो बजट पर वाद विवाद व इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते थे, परंतु मत विभाजन का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया था। यह भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था कि बजट में वाद विवाद से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं कौन से अधिनियम के तहत? तो दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आकस्मिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिल एक्ट अधिनियम का विरोध क्यों किया था? तो क्यों किया था मैंने अभी बताया था कि दोस्तों इसमें देखिए भारतीयों को काउंसिलों में अधिक स्थान मिला था, वहीं दूसरी ओर चुनाव पद्धति व गैर सदस्यों की संख्या में वृद्धि ने असंतोष उत्पन्न कर दिया था। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें देखिए, इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था, इसकी वजह से दोस्तों ये असंतोष था। तो यहां पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 26 नंबर का प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909। दोस्तों यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है इसको दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था इसी अधिनियम के तहत की गई थी। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो दोस्तों किस बात की व्यवस्था की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा वो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की मांग मुस्लिम प्रतिनिधियों ने किसके नेतृत्व में किया? बताइए। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन प्रणाली के अधिकार की मांग मुस्लिम प्रतिनिधियों ने किसके नेतृत्व में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आगा खां के नेतृत्व में। तो यहां पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आगा खां के नेतृत्व में। आगे देखिए इसमें 29 नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई? 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। इसका राइट आंसर वो हो जाएगा, सभी को पता है, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम 1909। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से संबंधित है, यानी कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम है, ये कौन से अधिनियम को कहा जाता है? तो दोस्तों ये भारत सरकार अधिनियम 1919 को दोस्तों अपन मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर देखिए जो 1919 का जो अधिनियम है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का दायरा बढ़ाकर सिखों तक सीमित कर दिया गया था, ठीक है, और प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया था। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया था, नंबर 1 आरक्षित और नंबर 2 हस्तांतरित, ठीक है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? बताइए केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 1919 का एक्ट है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था, यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों यहां पर देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया, 22 ने केंद्रीय कार्यपालिका के विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया, बिल्कुल सही है। इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। और देखिए इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्व को स्पष्ट पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें द्वैत शासन की व्यवस्था की गई थी, ये गलत है इसमें। तो यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें देखिए भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रथम बार दिया गया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1919 के अधिनियम के तहत। यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा या कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? बताइए केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था, यह अपने को यहां पर बताना है। तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए RAS-RTS 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था और बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1926 और दोस्तों 1937 है वो इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1 और 3 सही है। 1 और 3 क्या है इसमें सही है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। RS में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न है 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो कौन सी प्रमुख विशेषता या
विशेषताएं हैं वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसमें केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का स्थानांतरण बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर तीनों सही है, 1 2 3 इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 37 नंबर का प्रश्न देखिए, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था, बताइए। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों वर्ष 1935 का अधिनियम। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी। तो अवशेष जो शक्तियां हैं वो किसको दी गई थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ये महत्वपूर्ण है। और देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, संघीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, नंबर 1 संरक्षित, नंबर 2 हस्तांतरित। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत दोस्तों एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था भी की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान में आपात उपबंध के लिए आपात उपबंध है वो कहां से लिए गए थे। तो कहां से लिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से आपात उपबंध के लिए। ठीक है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2017 में ये प्रश्न है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए, इसमें किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता तो ये 1935 के अधिनियम की है। तो यहां पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसे दी गई। तो दोस्तों अवशिष्ट शक्तियां हैं ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। किस उल्लेखित योजना पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की योजना पर। तो यहां पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएएस प्री 2012 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1935 के अधिनियम द्वारा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की रचना उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की रचना या उत्पत्ति का समर्थन निम्नलिखित में से किस अधिनियम आयोग द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा बताइए। तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना, इसमें देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत दोस्तों बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 49 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कथन पहला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ, बिल्कुल सही है। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्ता प्रदान की गई, बिल्कुल सही है। कथन सेकंड है, एनडीए 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है और इसमें दोनों ही कथन है वो दोस्तों अलग अलग सही है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए दोनों कथन अलग अलग सही है, किंतु जो सेकंड है वो कथन फर्स्ट का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा लाया गया एक परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो कौन सा एक परिवर्तन है वो इसमें नहीं लाया गया था, वो बताना है 1947 के अधिनियम के अंतर्गत। देखिए इसमें अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए एक अंतरिम संविधान प्रदान करने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को संशोधित किया गया था, बिल्कुल सही है। भारत की अधीनता को समाप्त किया गया, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। भारत की अधीनता को समाप्त है वो नहीं किया गया था। आगे देखिए नए संविधान के निर्माण तक सत्ता का स्रोत राजमुकुट था, बिल्कुल सही है। भारतीय अधिराज्य का संवैधानिक प्रमुख गवर्नर जनरल था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दे रखा है इसमें। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की अभिलक्षणिक विशेषता क्या नहीं है। तो कौन सी अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है वो अपने को यहां पर क्या करना है, बताना है दोस्तों। इसमें देखिए भारत के आधिपत्य यानी कि डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल और NWSP को छोड़कर शेष भारत का क्षेत्र मिला, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की विधायी इच्छा से एक संविधान निर्धारित करने को तलाशा गया, यह गलत हो जाएगा। इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही शानदार प्रश्न है। CDS 2012 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में से अपने को क्या करना है, सम्मिलित करना है। दोस्तों द इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 में क्या है, उसकी विशेषता क्या है वो अपने को यहां पर बताना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसमें देखिए सीधा सा मैं आपको बोलूं, देखिए द इंडिया काउंसिल एक्ट 1992 में दोस्तों निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। निर्वाचन के सिद्धांत की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। और द इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 इसमें दोस्तों मुसलमानों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, पृथक निर्वाचन की, ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 में दोस्तों प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, प्रांतों में द्वैध शासन की, ठीक है। और भारत सरकार 1935 के अधिनियम में दोस्तों प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत है वो की गई थी। तो यहां पर है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 2 4 3 1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो पॉलिटिकल साइंस का सबसे पहला टॉपिक आता है भारत का संवैधानिक विकास, जिसमें मैंने आपको सारे के सारे एक्ट हैं वो सारे के सारे एक्ट करवा चुका हूं मैं आपको। और अगर आप दोस्तों रोजाना मेरे साथ में चलोगे तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित आपका एक भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना, आपको प्लेलिस्ट में दोस्तों फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन के नाम से, ठीक है। तो आप वहां जाकर क्लास जरूर देखिएगा रोजाना। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।